A warm welcome to all. So today we are going to learn about protein targeting into peroxisome. So जो peroxisome है वो है एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, और जो peroxisome है उसके पास इंजाइम होते हैं जैसे कि कैटालेज, यूरेट ऑक्सीडेज. ठीक है, तो उन इंजाइम कहाँ से आता है? बिकॉज वी ऑल नो दैट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन. ठीक है, तो प्रोटीन से आता है, तो वही प्रोटीन क्या करनी है, हमने टारगेट करनी है peroxisome में. ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है पेरोक्सीसोम का फंक्शन होता है कि ये क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है किसकी, सब्सटेंसेस की. जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. RH2 है, जब इसका तो O2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो H2 है यानी कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है, रिमूव हो जाएगी और फिर ये फॉर्मेशन करेगा H2O2 की, जिसको हम कहते हैं पेरोक्साइड. ठीक है, और हमें पता है जो पेरोक्साइड होता है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है. तो जो कैटालेज इंजाइम है वो क्या करता है, इस टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में चेंज करता है, यानी कि इसको चेंज करता है एक दो वाटर मॉलिक्यूल में और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में. सो इस तरह से पेरोक्सीसोम का मेनली फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना. ठीक है, जो ये पेरोक्सीसोम होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स में लीवर के सेल्स में. ठीक है, और किडनी के सेल्स में भी बहुत ज़्यादा होते हैं. बल्कि हम कह सकते हैं कि जो 1 to 2% ऑफ द सेल मास होता है लीवर के केस में, वो किसका होता है, पेरोक्सीसोम का होता है. यानी कि अगर एक लीवर का सेल ले तो उसमें 2% की जो सेल मास होगा वो किसका होगा, पेरोक्सीसोम का होगा. जो पेरोक्सीसोम होते हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन में भी हेल्प करते हैं. ठीक है, यानी कि जो लॉन्ग फैटी चेन होती है उसको ब्रेक कर देते हैं सिंपल कंपाउंड में, यानी कि 2 कार्बन एटम के कंपाउंड में. ठीक है, अगर हम मैमेलियन सेल की बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम. ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है वो करता है सिर्फ की सिर्फ पेरोक्सीसोम. अगर हम सिग्नल सीक्वेंस की बात करें इन केस ऑफ पेरोक्सीसोम, तो यहाँ पे 2 टाइप के सिग्नल सीक्वेंस होता है. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो सारे सिग्नल सीक्वेंस होते हैं वो मेनली अटैच होता है एन टर्मिनल में प्रोटीन की. बट इन केस ऑफ ओनली पेरोक्सीसोम होता है कि सी टर्मिनल में प्रेजेंट होता है. जो क्या होता है, जो सी टर्मिनल में प्रेजेंट होता है सिग्नल सीक्वेंस. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 टाइप के सिग्नल सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक जो कि सी टर्मिनल प्रेजेंट है और एक एन टर्मिनल प्रेजेंट है. लेकिन जो मेनली होता है वो सी टर्मिनल वाला ही होता है. ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला जो सी टर्मिनल वाला है उसको हम कहते हैं पेरोक्सीसोम टारगेटिंग सीक्वेंस 1 और दूसरा है पेरोक्सीसोम टारगेटिंग सीक्वेंस 2. ठीक है, और जो 1 वाला है वो होता है सी टर्मिनल में प्रेजेंट और जो 2 वाला है वो होता है एन टर्मिनल में प्रेजेंट. जो फर्स्ट वाला है यानी कि फर्स्ट जो पेरोक्सीसोम टारगेटिंग सीक्वेंस फर्स्ट है उसमें 3 अमाइनो एसिड था. वो होता है SKL, यानी कि S फॉर सेराइन, K फॉर लाइसिन एंड L फॉर ल्यूसिन. और अगर हम बात करें PTS2 की तो उसमें होते हैं 9 अमाइनो एसिड, जिसमें फर्स्ट में R और K कुछ भी हो सकता है, सेकंड में होते हैं L, V और I, और जो उसके बाद के जो 5 होते हैं वो होते हैं कुछ भी अमाइनो एसिड हो सकता है लेकिन प्रोलीन नहीं होगा. ठीक है, यानी कि प्रोलीन के अलावा कोई भी अमाइनो एसिड यहाँ पे हो सकते हैं 5. ठीक है, उसके बाद 8th पोजीशन में जो होगा वो होगा H और Q, और जो 9th पोजीशन में होगा वो होगा L और A. अब मैं इन सिंबल को मतलब किस अमाइनो एसिड के लिए रिप्रेजेंट करता है वो बताती हूँ. ठीक है, तो जो ये सिंबल है R, इट इज़ फॉर आर्जिनाइन, H is for histidine, L is for leucine, V is for valine, Q is for glutamine, K is for lysine, I for isoleucine and X for any amino acid और A is for alanine. ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं कि कौन कौन से वाले अमाइनो एसिड में होंगे PS1 में या फिर PS2 में. ठीक है, तो मैंने पहले आपको बता दिया कि जो पेरोक्सीसोम का सीक्वेंस वाला 1 वाला होता है, सिग्नल सीक्वेंस फर्स्ट होता है, यानी कि पेरोक्सीसोम टारगेटिंग सीक्वेंस जो 1 होता है वही मेनली क्या होता है, वही मेनली हमें दिखता है पेरोक्सीसोम के केस में. ठीक है, कि जो प्रोटीन पेरोक्सीसोम में आने होते हैं उनमें मेनली हमें फर्स्ट वाला ही सीक्वेंस दिखता है. ठीक है, तो अगर हम केस फर्स्ट की बात करें जिसमें कि क्या है, सीक्वेंस जो है सी टर्मिनल में है, तो क्या होता है, तो जो सी टर्मिनल में अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है वो हमने बता दिया, वो है SKL. ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है यानी कि जो इंपोर्ट होने वाली प्रोटीन है ये हो जाती है बाइंड एक कार्गो प्रोटीन के साथ जिसका नेम है PAX5. ये जो कार्गो प्रोटीन PAX5 है, PAX5 इसलिए लिखा है इसका नाम बिकॉज इसका पैक्स का मतलब होता है पेरोक्सीजिन. ठीक है, पेरोक्सीजिन और पेरोक्सिन मीन्स की. ठीक है, तो पेरोक्सिन 5 होता है.
सो एक सॉल्युबल प्रोटीन है, ये करती है हेल्प इस इम्पॉर्टेंट प्रोटीन की इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे पास होता है पेरोक्सीसोम की मेम्ब्रेन, वहाँ पे एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है PAX14 प्रोटीन। ये रिकग्नाइज कर लेती है PAX5 प्रोटीन को और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन को, और फिर इनको ट्रांसपोर्ट कर देती है टुवर्ड्स द ट्रांसलोकोन, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है पेरोक्सीसोम की मेम्ब्रेन में ही। तो ये जो ट्रांसलोकोन है इसमें प्रेजेंट होती है PAX10, PAX2 एंड PAX12 प्रोटीन, ठीक है। अब जैसे ही इसने PAX5 ने बाइंड किया PAX14 के साथ, ये इसको ट्रांसलोकेट कर देगा पूरे कॉम्प्लेक्स को इस ट्रांसलोकोन के पास, और जैसे ये बाइंड रिकग्नाइज कर लेगा इसको कि हाँ ये जो है PAX5 प्रोटीन और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, तो ये जो ट्रांसलोकोन है ये ओपन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, जो कि क्या है ATP से मिलेगी, जो कि हाइड्रोलाइज होगी ADP में और PI में, ठीक है। तो जब ऐसे ये एनर्जी यूज़ होगी ट्रांसलोकोन ओपन हो जाएगा और जो ये पर्टिकुलर प्रोटीन है ये अंदर की साइड को आने लगेगी। लेकिन अब हमें पता है कि जो ये प्रोटीन है इसके साथ क्या है PAX5 प्रोटीन भी अटैच है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन में ही एक और प्रोटीन होगी जिसका नाम है PAX4 प्रोटीन। ये जो PAX4 प्रोटीन है ये यूबीक्यूटिन को ऐड करवा देती है किसके साथ, ये जो PAX4 प्रोटीन होती है ये ऐड करवा देती है यूबीक्यूटिन को इसके साथ, इनकी PAX5 प्रोटीन के साथ, जिसके कारण ये क्या सेपरेट हो जाता है इम्पोर्टेंट प्रोटीन के साथ। जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है वो अंदर चली जाती है पेरोक्सीसोम के। इसी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में PAX1 और PAX6 प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो PAX1 और PAX6 प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो PAX5 प्रोटीन थी यूबीक्यूटिन के साथ जुड़ी हुई, ये इन दोनों को क्या करता है रिलीज़ कर देते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या करता है रिसाइकिल कर देता है PAX5 प्रोटीन को और यूबीक्यूटिन को भी एक्सट्रैक्ट कर देता है, मतलब सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है केस फर्स्ट में, जिसमें क्या है प्रोटीन पूरी तरह से क्या है ल्यूमन के अंदर आ गई, अब ये फोल्ड हो जाएगी और यूटिलाइज हो जाएगी। ये था फर्स्ट केस। अब हम सेकंड केस में जाएंगे, इसमें एन टर्मिनल में प्रेजेंट होगी सिग्नल सीक्वेंस, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड टाइप जिसमें एन टर्मिनल में प्रेजेंट है। इसमें भी सेम चीज़ होगी, बस इसमें जो हमारे पास कार्गो प्रोटीन थी, पिछले वाले केस में हमारे पास क्या थी PAX5 थी, इस केस में हमारे पास PAX7 होगी। और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि उसमें जो सिग्नल सीक्वेंस था वो C टर्मिनल में था, बट इस केस में क्या है एन टर्मिनल में सिग्नल सीक्वेंस क्या होगा प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो PAX7 है, जो कि ये क्या है कार्गो प्रोटीन है, ये क्या करेगी इसके साथ बाइंड करेगी और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगी। फिर जो PAX14 है जो कि प्रेजेंट होता है पेरोक्सीसोम की मेम्ब्रेन में, पिछले केस में भी ये PAX14 प्रोटीन ही थी, ये रिकग्नाइज कर लेगा कि ये PAX7 और ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन ही है। तो फिर ये क्या करेगा इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा ट्रांसलोकोन की तरफ, और ट्रांसलोकोन क्या है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, जो कि कहाँ से मिलेगी ATP की हाइड्रोलाइसिस से मिलेगी, ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो जो प्रोटीन है वो अंदर की तरफ को इंट्रूड करना स्टार्ट करेगी। लेकिन सेम चीज़ अगेन, मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस है तो इतना कि इसमें सिग्नल सीक्वेंस डिफरेंट पोजीशन में प्रेजेंट होता है, और इसमें जो कार्गो प्रोटीन होती है वो होती है हमारी PAX7, जबकि उसमें होती है PAX5। सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, फिर ये जो हमारे पास PAX4 होता है ये भी क्या करता है यूबीक्यूटिन को बाइंड करवा देगा PAX7 के साथ, जिसके कारण ये सेपरेट हो जाती है इंपॉर्टेंट प्रोटीन से, और जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो क्या ल्यूमन में आ जाएगी और फोल्ड हो जाएगी और यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने सेम चीज़ जो पीछे की थी कि यहाँ पे PAX1 और PAX6 प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है किसमें पेरोक्सीसोम की मेम्ब्रेन में, और ये क्या करती हैं ATP को हाइड्रोलाइज करती है और एनर्जी जो कि ये लगाती हैं यूबीक्यूटिन को इस PAX7 से सेपरेट करने में, जिसके कारण क्या होता है जो ये हमारे पास जो PAX7 प्रोटीन है ये क्या हो जाती है रिसाइकिल हो जाती है और यूबीक्यूटिन भी सेपरेट हो जाता है। सो ये था हमारा सेकंड वाला केस। अब हम पढ़ेंगे कि मेम्ब्रेन में कैसे ट्रांसपोर्ट होगी। तो हम पढ़ेंगे अब हम
प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इन द पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन। तो पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन में भी बिल्कुल सेम केस जो हमने अभी किया वही होता है, बिल्कुल सेम। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा कि फर्स्ट वाले केस में कार्गो प्रोटीन थी पैक्स 5, सेकंड में थी पैक्स 7। यहाँ पे जो प्रोटीन होगी वो होगी पैक्स 19, और जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन थी वो उन दोनों केस में थी पैक्स 14, बट इस केस में जो होगी वो होगी पैक्स 3 और पैक्स 16। ओके, सो ओनली ये डिफरेंस होगा, बाकी जितनी भी प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होगी। ओके, तो अगर हम देखें कि पेरोक्सिसोम के पास क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्यूजन कर सकता है। मान लो ये पेरोक्सिसोम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पेरोक्सिसोम है, इसमें हमने ऐड की मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है, पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन प्रोटीन PMP मीन्स। ओके, और यहाँ पे हमने ल्यूमन प्रोटीन भी ऐड कर दी जो कि अंदर ऐसे दिख रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो पैक्स 2 प्रोटीन है उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, उसकी हेल्प से फ्यूजन हो जाएगा, और ये एग्जैक्ट 2 सेम पेरोक्सिसोम में क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। हमें पता है कि जो ये काम किसका करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, और ये मेनली काम किन ऑर्गन्स का है, ये ऑर्गन्स का काम है किडनी का और लीवर का। सो ये पेरोक्सिसोम जो होते हैं वो लीवर और किडनी के केस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जो ये पर्टिकुलर था ये था ये पैक्स 2 नहीं था बट था पैक्स 11। ओके, सो जितना ज़्यादा नंबर होगा पैक्स 11 प्रोटीन का उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पेरोक्सिसोम की फॉर्मेशन होगी, बिकॉज फ्यूजन के लिए कौन हेल्प कर रहा है, पैक्स 2 प्रोटीन। ओके, तो अगर हम पेरोक्सिसोम की बात करें तो हम एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ की बात भी कर लेते हैं, यानी कि जिसका नाम है ज़ेल्विगर डिजीज़। अभी जो ज़ेल्विगर डिजीज़ होती है ये क्यों होती है, ये होती है अगर म्यूटेशन हो जाए ट्रांसलोकोन की प्रोटीन जो कि थी पैक्स 10, पैक्स 12 और पैक्स 2 में, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है पेरोक्सिसोम की कुछ एंजाइम्स में, जैसे कि कैटालेज में, जिसके कारण क्या है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे में लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, और अदर ऑर्गन डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, और यानी कि लास्ट ये हो सकती है पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Zellweger disease and also about protein transport in peroxisome. So thank you for watching this video.